हेलो प्यारे दोस्तों, ग्रीटिंग्स टू ऑल फ्रॉम आईसी ग्रुप ऑफ एजुकेशन। और सबसे पहले तो गुड इवनिंग मैं आपसे इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इस समय लेट नाइट है, लगभग 11 बज रहे हैं और हम ये वीडियो आपके लिए क्यों बना रहे हैं आप सोच सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल बम्पर है आपके लिए, बम्पर, मैं फिर से बोल रहा हूं बम्पर है। आफ्टर सो मेनी इयर्स, बहुत सालों बाद सिविल इंजीनियरों, सारे सिविल इंजीनियर्स के लिए मैं बोल रहा हूं, टोटल वैकेंसी जो एमपीपीएससी ने अभी आज ही अपडेटेड नोटिफिकेशन में अनाउंस किए, दीज आर 446 नाउ। पहले 19 वैकेंसी आपके लिए आई थी और 427 सिविल इंजीनियर्स के लिए एमपीपीएससी एई यानी असिस्टेंट इंजीनियर्स एग्जामिनेशन में बढ़ा दी गई है। और उससे भी ज्यादा अच्छी बात यह है कि हमने प्लान किया है एक नया बैच, लक्ष्य एमपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर्स। आईसी ग्रुप ऑफ एजुकेशन का अब तक का रिजल्ट और अब तक का परफॉर्मेंस देखते हुए इस बार और ज्यादा जुनून से और ज्यादा जोश से हम और अच्छी तैयारी करने वाले हैं और अच्छा एग्जाम देने वाले हैं और अच्छे सिलेक्शंस लाने की तैयारी करने के लिए ही हम आज आपके सामने आए हैं। तो पहली चीज तो ये कि ये आप बिल्कुल आखिरी मौका मान लीजिए, जो लोग तैयारी कर रहे हैं इस एग्जामिनेशन के लिए, जो ड्रीम बना के बैठे हुए हैं कि हमें एमपीपीएससी एई एग्जाम क्रैक करना है, उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, ये बम्पर वैकेंसी है आपके लिए। अगर सिविल इंजीनियरिंग के एग्जामिनेशंस की प्रोफाइल देखी जाए, चाहे वो व्यापम सब इंजीनियर हो, चाहे वो एमपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर हो, इससे अच्छा मौका आपको फिर नहीं मिलेगा। तो अब तो एक लक्ष्य बना लेना है, हमें इस एग्जाम में अब एक लक्ष्य बना लेना है कि हमें ये एग्जाम कैसे भी करके निकालना ही है, क्योंकि इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें नहीं मिल सकती। चलिए, अब सबसे बड़ी समस्या जो इस एग्जाम में आई, जो मैं एग्जैक्टली इतने सालों के अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, स्पेशली जो लास्ट ईयर का एग्जामिनेशन हुआ 2020 का, जो 14 नवंबर 2021 में ऑर्गेनाइज हुआ था। Many of the students have been selected for this। IC Group of Education ने सक्सेसफुली इंटरव्यू सेशंस कंडक्ट करवाए हैं और अभी भी इंटरव्यू सेशंस चल रहे हैं उसमें। लेकिन उन बच्चों का जिनका सिलेक्शन हो गया, आज हम आपसे उसके बारे में कोई बात नहीं करने वाले। हम बात करने वाले हैं आपकी जो सिलेक्शंस के लिए अब तैयारी कर रहे हैं और आपकी तैयारी कितनी अच्छी चल रही है, या आपकी तैयारी में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या क्या आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि तैयारी करनी कैसे है। तो आपकी इन सारी प्रॉब्लम्स के लिए आईसी ग्रुप ऑफ एजुकेशन यहां है। आप ये बात हमेशा याद रखें, आप आईसी ग्रुप ऑफ एजुकेशन से कनेक्ट कर सकते हैं। आपका हर पॉसिबल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहां से आपको मिलेगा, ये हमारा आपसे वादा है। तो अब सबसे बड़ी समस्या जो सिविल इंजीनियरिंग फील्ड से स्टूडेंट्स को इस एग्जाम में आई है, जो मैंने फील की है, दैट इज द नॉन टेक्निकल पार्ट ऑफ दिस एग्जामिनेशन। जो नॉन टेक्निकल पार्ट है बेटा, दैट इज द प्रॉब्लम जो 50 क्वेश्चंस लेकर आ रहा है एमपीजीके, आईसीटी दैट मींस इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, स्कीम्स, करंट अफेयर्स एंड द मिसलेनियस पार्ट ऑफ द जनरल स्टडीज एंड द नॉन टेक्निकल पोर्शन। वो पूरा का पूरा पार्ट बच्चों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनकर खड़ा हो गया। और मैक्सिमम स्टूडेंट्स हमारे पास, स्पेशली मेरे पास, फोन कॉल्स पर, ऑफिस में, कोचिंग इंस्टीट्यूट की इंक्वायरी सेंटर पर नंबर ऑफ फोन कॉल्स पिछले बार भी रिकॉर्ड किए, इस बार भी रिसीव किए हैं बहुत बड़े स्तर पर। आज शाम से जब से ये नोटिफिकेशन आया है, तब से मैंने, मेरे ख्याल से शायद अभी तक 20 से 22 कॉल्स तो रिसीव किए होंगे, या 5-6 स्टूडेंट्स तो मेरे ऑफिस में भी मुझसे मिलने आए कि सर नॉन टेक्निकल को कैसे प्रिपरेशन करें। तो संभव सी बात है, ये मेरे लिए जाहिर है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों के लिए जो है वो नॉन टेक्निकल के 50 क्वेश्चंस हैं। तो पहला तो हमारा टारगेट है अब की बार 45 के बाद, यानी कि पिछले साल आईसी ग्रुप ऑफ एजुकेशन स्पेशली जो स्टूडेंट्स थे, उन्होंने 41 से 42 क्वेश्चंस में कोई डिफिकल्टी फील नहीं की, क्योंकि वो क्वेश्चन एज इट इज उनके टेस्ट सीरीज से और उनके क्लासरूम से आए, जिनमें बच्चों को बहुत स्मूथली आगे लेके गए और मैक्सिमम बच्चों ने रिजल्ट हमें पॉजिटिव दी। लेकिन पिछली बार के टारगेट को और अचीवमेंट को और आगे बढ़ाते हुए हम और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और उसको और इन डेप्थ और ज्यादा एंजॉय लेक्चर्स के थ्रू और ज्यादा फाइन लेक्चर्स के थ्रू और ज्यादा बेस्ट टू बेस्ट क्वालिटी को इंप्रूव करते हुए हम टारगेट कर रहे हैं कि हम 45 के ऊपर जाएं। तो इस वीडियो में मैं आपसे सिर्फ इतनी बात करूंगा
कि इस नॉन टेक्निकल नाम के पोर्शन का क्या किया जाए, क्योंकि जो बच्चे ऑलरेडी गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो बच्चे ऑलरेडी किसी और एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, टेक्निकल की प्रिपरेशन उनकी चल रही है। बट द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज कि पहली चीज तो ये कि अगर हम बात करते हैं सिर्फ एमपीपीएससी एग्जामिनेशन की बेटा, तो सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने आती है ना, वो सबसे बड़ी समस्या ये है कि एमपीपीएससी का एग्जामिनेशन रेगुलर होना चाहिए लेकिन रेगुलर वैकेंसीज में आ नहीं रहा। दिस इज द प्रॉब्लम। ये रेगुलर होना चाहिए लेकिन रेगुलर वैकेंसीज में आ नहीं रहा है, और रेगुलर वैकेंसीज में ना आने के कारण इसकी प्रिपरेशन भी शेड्यूल्ड नहीं होती, यानी कि पूरी तरीके से एक शेड्यूल फॉलो करके नहीं होगा। जबकि हम कंपैरिजन करते हैं गेट एग्जामिनेशंस के साथ, जबकि हम कंपेयर करते हैं इंजीनियरिंग के अदर एग्जामिनेशंस के साथ, ये शेड्यूल है जिनकी प्रिपरेशन हमें करनी है। तो इस वजह से, क्योंकि एक स्टूडेंट इन एग्जामिनेशंस में अपनी प्रिपरेशन टेक्निकल की तो जारी रखता ही रखता है, और इस एग्जाम के थ्रू जो सिलेबस आपका आता है उससे कहीं कम सिलेबस ही आपका एमपीपीएससी एग्जामिनेशन में है, राइट। तो एमपीपीएससी के टेक्निकल का तो मैक्सिमम पार्ट कवर होता है स्टूडेंट्स का, लेकिन जो डिफिकल्टी आती है वो सिर्फ और सिर्फ नॉन टेक्निकल के पार्ट में ही आती है कि सर ये नॉन टेक्निकल के जो 50 क्वेश्चंस हैं उनका हम क्या करें। तो सबसे पहले मैं आपको यही बोलूंगा, नॉन टेक्निकल के क्वेश्चंस को सॉल्व करना, अगर आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो सबसे पहले तो ये कि एक अच्छी बात ये है कि नए पैटर्न पर एक एग्जाम हो चुका है, तो अब हमें पता है कि क्वेश्चंस किस तरह के पूछे जाएंगे, किस लेवल के पूछे जाएंगे। ज्यादा प्रेडिक्शन के लिए हमारी अब कैपेबिलिटी बढ़ चुकी है, जो कि इस वाले एग्जामिनेशन में नहीं थी। इस बार हमारी कैपेबिलिटी बढ़ गई है, या आपकी भी बढ़ चुकी है और हमारी भी बढ़ चुकी है, इसीलिए अब हमारे पास एक और अच्छी अपॉर्चुनिटीज नॉन टेक्निकल एग्जामिनेशन को फेस करना, और सिर्फ फेस करना नहीं, सक्सेसफुली फेस करने के लिए है, राइट। तो जब हम बात करते हैं इस पूरे के पूरे नॉन टेक्निकल पार्ट के 50 क्वेश्चंस की, सबसे पहला स्टेप टू प्रिपेयर द एग्जामिनेशन है, वो है एनालिसिस ऑफ द प्रीवियस एग्जामिनेशंस, राइट। कि आपका जो एनालिसिस है प्रीवियस एग्जामिनेशन का वो बहुत तगड़ा होना चाहिए। अगर आप प्रीवियस एग्जामिनेशंस का एनालिसिस करके चल रहे हैं, सो दैट वेरी 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 हेल्पफुल फॉर यू इन योर प्रिपरेशन, राइट। मैंने आपके लिए यहां कुछ फिगर्स या आंकड़े कलेक्ट किए हैं इन दिस पाई चार्ट। यू कैन सी, ये जो पाई चार्ट आपके सामने अभी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, इस पाई चार्ट पर हमने कुछ आंकड़े देखे हैं, जो आंकड़े आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, जो प्रीवियस इसके एनालिसिस को आपको बहुत अच्छे से बता सकते हैं। मैंने यहां पर जो पूरा पार्ट है नॉन टेक्निकल का, स्पेशली मैं बात कर रहा हूं आपसे एमपी जीके का, उस एमपी जीके के पार्ट को मैंने टोटल यहां पर 4 सेक्शंस में बांटा हुआ है, अकॉर्डिंग टू द वेटेज ऑफ द क्वेश्चंस जो पूछे गए और आपके लिए कौन से क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने चाहिए, उनके अकॉर्डिंग हमने इनको डिवाइड किया हुआ है, जिसमें मैंने ज्योग्राफी को, हिस्ट्री, कल्चर, आर्ट एंड लिटरेचर, इनको एक साथ मैंने इंक्लूड कर लिया है, राइट। मैं यहां पर बोल रहा हूं, आप जो प्रीवियस इसके एग्जाम का एनालिसिस करके बैठे होंगे, हो सकता है फिर आप उसमें किसी टाइप का कोई कॉन्फ्लिक्ट करें, तो मैं पहले ही बता रहा हूं, हिस्ट्री में मैंने आर्ट, कल्चर एंड लिटरेचर को ऑलरेडी इंक्लूड किया हुआ है। तो अगर हम इसके थ्रू देखें तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो हमें एग्जाम में दिखाई दिए हैं वो था ज्योग्राफी के। दीज आर नियरली 14 क्वेश्चंस, जो कि 14 प्रश्न दिखाई दिए थे हमें। कितने? 14 क्वेश्चन, यानी मैक्सिमम पोर्शन इज ऑफ ज्योग्राफी। सबसे बड़ा जो पोर्शन है वो ज्योग्राफी का है, जिसे हमें देखना पड़ेगा अच्छे से, चाहे वो रिवर्स हो, चाहे वो सॉइल्स हो, चाहे वो पॉपुलेशन यानी कि सेंसस से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हो, पॉपुलेशन काउंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हो, या कि फिर ये क्वेश्चन इंडस्ट्रीज से रिलेटेड हो, एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो। लगभग ऑल टॉपिक्स ज्योग्राफी के पूछे ही गए थे। अगर आप देखें तो ज्योग्राफी के सारे टॉपिक्स यहां पर पूछे ही गए थे। जबकि हम हिस्ट्री की बात करते हैं, यहां 11 क्वेश्चंस का वेटेज रहा है, लगभग अप्रॉक्स 11 क्वेश्चंस वर आस्क्ड फ्रॉम हिस्ट्री। हिस्ट्री में जो सबसे ज्यादा वेटेज हमें दिखाई दिया, सबसे ज्यादा वेटेज जो दिखाई दिया है, वो वेटेज अगर अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री देखें तो आप देखेंगे कि मॉडर्न जो हिस्ट्री है, यानी कि द हिस्ट्री बेसिकली द हिस्ट्री वाज स्टार्टेड फ्रॉम द ब्रिटिश एरा, स्पेशली द इंडिपेंडेंस मूवमेंट, जिसे हम आईएनएम के नाम से जानते हैं, इंडियन नेशनल मूवमेंट्स के नाम से जानते हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कहते हैं, वहां से क्वेश्चंस नहीं पूछे गए। तो आपको जो क्वेश्चंस पूछे गए बेसिकली द इस्लामिक रूल से रिलेटेड पूछे गए एंड एंशिएंट डायनास्टीज, जो आपके यहां के लाइक चंदेल से क्वेश्चंस आए हैं आपके लिए, आप देखते हैं तो वो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं यहां पर, या कि फिर मिडिवल का वो पार्ट जो मॉडर्न से एग्जैक्टली लिंक कर रहा होगा, उस पार्ट पे, दैट मींस द कंप्लीट ट्रांजिशन पार्ट, उस पार्ट से आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं।
इसके बाद आपके कल्चर से, ट्राइब से रिलेटेड, जनजातियों से रिलेटेड एक पेंटिंग यानी चित्रकला पर भी करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, जिसे डायनामिक से लिंक किया गया था, राइट। तो वो भी यहां पर पूछा गया था। एंड देन आफ्टर अगर आप देखें अपना पूरा पार्ट मिला करके, तो पॉलिटी और योजना यानी कि राजनीति शास्त्र और योजना से कुल 8 प्रश्न आपसे पूछे गए थे। एंड रिमेन आपका इकोनॉमिकल क्वेश्चन एग्रीकल्चर से रिलेटेड पूछे गए हैं, जो सिर्फ 2 पूछे गए हैं। So this is how the questions were asked in MPGK, and the remaining 15 questions, those were the information communication and technology and the current affairs section, right? तो ये तो एक बहुत ब्रीफ एनालिसिस मैंने आपको दिया है। आपको इसी तरीके के एनालिसिस करने होंगे। आप अपनी तैयारी को शुरू करने से पहले इसे बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए। मैं आपको पहले ही बोल देना चाहता हूं ये चीज। द सेकंड थिंग इज, बेटा ये ध्यान रखना है, हम किसी भी एग्जामिनेशन की जब तैयारी कर रहे हैं, मैं आपको ये बोलना चाहता हूं, इस एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए हमें 3 स्टेप्स को बहुत अच्छे से फॉलो करना है। किसी भी एग्जाम के लिए जरूरी होता है, फर्स्ट यू हैव टू प्लान द एग्जामिनेशंस प्रिपरेशन, कि आप प्रिपरेशन कैसे कर रहे हो उसका प्लान आज रेडी करो। आप देखो, एज ए टीचर मैं आपको बता रहा हूं, एज ए इंस्टीट्यूट मैं आपको बता रहा हूं कि इंस्टीट्यूट का बेसिक काम क्या होता है, दैट इज टू प्लान। The students who can plan, this is very good, and the students who cannot plan for their preparation, the institutes are always there. हमारा काम ये नहीं है कि हम एग्जामिनेशन सेंटर में जाएं और आपका पेपर लिख कर आ जाए, किसी भी टीचर का ये काम नहीं होता। ये काम इंस्टीट्यूट का सिर्फ इतना होता है कि वो स्टूडेंट को एक प्लान तैयार करके देता है, लेकिन उस प्लान के बेस पर प्रिपरेशन करना आपका काम है। और जो इस प्रिपरेशन को आगे बढ़ाता है, सक्सेसफुली करता है, वो सेलेक्ट होता है। ऐसा नहीं है कि वो सेलेक्ट नहीं होगा, और उस प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग ही आपको एग्जामिनेशन में परफॉर्म करना होता है। जब आप इन 3 P's ऑफ सक्सेस को यूज करते हो, मैं इसे P3 फॉर्मूला कहता हूं, दिस इज कॉल्ड द P3 फॉर्मूला, दिस इज द सक्सेस फॉर्मूला, P3 फॉर्मूला, दैट इज स्टैंड्स फॉर प्लान, प्रिपेयर एंड परफॉर्म। आप पहले प्लान करें, फिर प्रिपेयर करें, फिर परफॉर्म करें। अगर आप इन तीनों को सही ऑर्डर में रखकर पूरे ईमानदारी से काम करते हैं, पूरे ईमानदारी से तैयारी करते हैं, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। किसने कहा आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता? चलो अब हम बात करते हैं डिफिकल्टी की। सबसे पहली डिफिकल्टी इंजीनियरिंग स्टूडेंट के साथ ये होती है कि हम थ्योरेटिकल अप्रोचेस ऑफ दी सब्जेक्ट्स को पढ़ने में बहुत ज्यादा वीक हो जाते हैं। उसका कारण स्पेशली व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द सिविल इंजीनियर्स, जिनके ज्यादातर अप्रोचेस प्रैक्टिकल इन मैनर होते हैं। लर्निंग अप्रोचेस प्रैक्टिकल इन मैनर होने के कारण, बिकॉज यू हैव लॉन्ग प्रैक्टिस ऑफ द प्रैक्टिकल approaches of learning in your graduation, and after the graduation you are being prepared for the GATE or many other examination, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स GATE एग्जाम की तैयारी करते हैं। जो जॉब्स नहीं लेते या जिनको जॉब्स नहीं मिल पाते हैं, वो लोग ज्यादातर जो फर्स्ट ऑप्शन लेते हैं, वो फर्स्ट ऑप्शन इज ऑलवेज द GATE एग्जामिनेशन, राइट। तो आपका इतना प्रैक्टिकल अप्रोच ऑफ एजुकेशन होने के कारण जब हम थ्योरी वाले पार्ट पर जाते हैं, दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर अस। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। दैट प्रॉब्लम इज व्हाट? ये प्रॉब्लम हमारे लिए एक ऐसी प्रॉब्लम बनकर उभरती है कि अब इतनी सारी थ्योरी आ गई, क्योंकि पूरा का पूरा देखो, सबसे बड़ा पार्ट है नॉन टेक्निकल में एमपीजीके, दैट गिव्स यू द 35 क्वेश्चंस, राइट। ये 35 क्वेश्चन देने वाला है। नाउ अकॉर्डिंग टू द कंपटीशन, और इस बार के कंपटीशन के लिए मैं आसानी से कहूंगा कि 40 प्लस तो बहुत ज्यादा जरूरी है। ये इस बार भी रहे हैं और आगे भी रहेंगे। भैया 40 से नीचे तो तुम्हारा कुछ होगा भूल जाओ। इतनी वैकेंसीज में भी अगर आप नॉन टेक्निकल के पोर्शन में आउट ऑफ 50 क्वेश्चन 40 के नीचे ले जा रहे हो तो भूल जाओ। इंटेलिजेंस का लेवल और हार्डवर्किंग का लेवल इतना बढ़ चुका है कि बच्चे मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्कोर करने के लिए तैयार खड़े हुए। तो इतने बड़े पार्ट पर जो आपको 35 क्वेश्चन दे रहा है, मतलब आपका टारगेट जो कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि हमने क्या टारगेट किया है, मैंने आपको बता दिया 45 प्लस को टारगेट करना है, राइट। किसको टारगेट करना है? 45 प्लस को टारगेट करना है। तो 35 क्वेश्चंस ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इनमें एमपीजीके है, और एमपीजीके आपको एक बड़ा पोर्शन दे रहा है। हम ये नहीं कह सकते वो प्रेडिक्टेड नहीं है, हम ये नहीं कह सकते कि वो प्रेडिक्टेड नहीं है। एंड द बिगेस्ट अगर अब मैं आपसे कहूं, द प्रॉब्लम इज विद कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो ऑलरेडी नॉन टेक्निकल का प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि जो बच्चा सबसे ज्यादा डाउट लेकर आता है मेरे सामने, हमेशा जब भी कोई एग्जाम होता है, ना सिर्फ ये, हर एक एग्जाम में, तो वो बोलता है सर बुक कौन सी ले लें, सर बुक कौन सी ले लें। मैं हमेशा क्लासेस में कहता हूं एमपी की ना एक डेफिनेशन है, और वो डेफिनेशन पता है क्या है? वो डेफिनेशन मैं हमेशा बोलता हूं एमपी अजब है, सबसे गजब है। तो अब प्रॉब्लम क्या होती है, मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं।
मैंने एक बार एमपी की एक बुक खरीदी थी मार्केट से, और उस बुक में ना मेंशन था हाईली, मैं पब्लिकेशन का नाम नहीं ले सकता, आप समझ सकते हैं, लेकिन मैंने वो बुक खरीदी, उसमें एक लाइन मेंशन थी, और वो लाइन मेंशन थी कि एमपी में ओपीएम यानी अफीम की सबसे ज्यादा खेती जो होती है वो रतलाम डिस्ट्रिक्ट में होती है। उस टाइम पे मुझे पता नहीं था, मैं बहुत साल पहले की बात बता रहा हूं। मेरे एक एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया कि एमपी में सबसे ज्यादा अफीम की खेती कहां होती है। एक ऑप्शन था रतलाम में, लगा के आ गया। आपको पता है क्या हुआ? जो लोग जानते होंगे वो पता होगा उनको। तो बहुत छोटी छोटी सी, इसलिए नहीं है कि मैं कह रहा हूं पब्लिकेशंस की गलती है, नेचर ऑफ मध्य प्रदेश जो है वो शायद ऐसा है, और दूसरा ये कि बुक्स रिपीटेड फॉर्म में कॉपी होते हुए पब्लिश हुई, राइट। तो एक सॉल्यूशन तो मैं ये दे रहा हूं, बहुत जल्दी हम आपकी प्रिपरेशन में टॉपिक वाइज मैं बोल रहा हूं टॉपिक वाइज हम आपको बहुत जल्दी क्या देने वाले हैं, एमपी के अच्छे खासे नोट्स जो अब तैयार होना शुरू हो गए हैं, और कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको ये नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे, राइट। तो जितने भी लोग इसमें इंटरेस्टेड रहेंगे, कोचिंग में नोट्स होंगे, इसके अंदर क्वेश्चन बैंक्स वो भी आपको अलग से प्रोवाइड करवाए जाएंगे, प्लस इसी के साथ हम लोग टेस्ट सीरीज को भी आगे लेकर चलेंगे। दैट इज वेरी हेल्पफुल। पिछली बार टेस्ट सीरीज ने काफी मदद की है बच्चों की, तो इस टेस्ट सीरीज को और ज्यादा अच्छा अपडेटेड फॉर्म में हम लाने की कोशिश करेंगे, और मैक्सिमम क्वेश्चंस को उसमें इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। सबसे ज्यादा उन टॉपिक्स पर ध्यान देंगे जो टॉपिक्स बच्चों के वीक हैं। मोस्ट एंजॉइंग क्लास को और अच्छे से बनाने की कोशिश करेंगे, स्टोरीज को और अच्छा फॉर्म करने की कोशिश करेंगे, सो दैट यू कैन रिमेंबर द फैक्ट्स इजीली एंड यू कैन टिक द आंसर्स ऑलवेज करेक्ट इन योर क्वेश्चन। वो सब चीजों को हम लोग यहां पर तैयार करने वाले हैं। सो यू कैन कांटेक्ट टू द इंस्टीट्यूट फॉर दीज ऑल थिंग्स। इसके साथ साथ अगर हम क्लासरूम की बात करते हैं तो क्लासरूम भी ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मोड में दोनों में आ रहा है, ऑफलाइन भी आ रहा है और ऑनलाइन मोड में भी आ रहा है। दैट इज फ्रॉम जो शुरू होने वाला है 5 अप्रैल से 5 अप्रैल से। तो आप लोग इसके लिए भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जल्दी से जल्दी आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, ताकि आप जल्दी से जल्दी अपनी तैयारी शुरू करें। क्योंकि मैं अभी आपसे फिर बोल रहा हूं, बम्पर है ये आपके लिए। इस मौके को छोड़ दिया तो फिर अभी नहीं तो कभी नहीं। बिल्कुल आप ये सूत्र मान लें, अभी नहीं तो कभी नहीं। इससे अच्छा मौका उन बच्चों के लिए तो बिल्कुल नहीं मिलेगा जो बार बार फेल होते जा रहे हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स के फेल्यूर का कारण इस बार इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी भी रहा, स्पेशली वो बच्चों के लिए जो गेट को प्रिपरेशन कर रहे थे, क्योंकि वो गेट के अकॉर्डिंग उसको पढ़कर चले गए, जबकि एमपी का नेचर बिल्कुल बेसिक लेवल पर था, और वो उसके अकॉर्डिंग पढ़ के गए, और वो पूरा का पूरा मैदान साफ दिखाई दिया उनको क्वेश्चन पेपर में, और उनको ये बहुत प्रॉब्लम आई बाद में। बहुत सारे बच्चे मुझसे मिलने आए और वो बोले सर ये कैसे हुआ, क्योंकि आई थिंक शायद मैंने एक टेस्ट का डिस्कशन आफ्टर द डे आफ्टर द एग्जामिनेशन डाला था, जिसमें हमारे क्लास के कई सारे क्वेश्चंस को मैंने वहां डिस्कशन किया था, जो ऑलरेडी हम क्लास में पढ़ चुके थे और जो एग्जाम में आए थे। तो बच्चे मुझसे आकर बोले सर ऐसा हुआ, काश हम क्लास अटेंड कर लेते, राइट। तो ये सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है। प्लस एक और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के अगर हम बात करें रिजेक्शन का कारण बना है, तो वो है बेटा करंट अफेयर का सेक्शन। वो करंट अफेयर का जो सेक्शन है उसने भी, क्योंकि रीजंस व्हाट सर कहां से पढ़े, राइट। तो इसके लिए बेटा एक सोर्स नहीं है कि एक सोर्स से आप करंट अफेयर्स को पूरा कर लोगे। आप करंट अफेयर्स को एक सोर्स से कभी पूरा नहीं कर सकते, तब भी आपका कहीं ना कहीं कुछ पार्ट छूटेगा। फिर भी आपके एग्जाम में प्रेडिक्टेबल पार्ट है, स्कीम्स दी हुई है, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज दी हुई हैं। देन आफ्टर आपका जो एमपी का स्टैटिक पोर्शन है उसी को डायनामिक नेचर में कन्वर्ट करके दिया हुआ है। ठीक है, जब हम देखें जनरल स्टडीज या जीके जैसे सब्जेक्ट्स की, स्पेशली एमपी जो जीके सब्जेक्ट है उसकी, तो इसके दो नेचर होते हैं मेरे भाई। एक नेचर जो होता है उसे हम कहते हैं स्टैटिक नेचर, एक नेचर जो होता है उसे हम कहते हैं डायनामिक नेचर, राइट। तो जब हम स्टैटिक नेचर की बात करते हैं तो स्टैटिक नेचर वो होता है जो ऑलरेडी है और उसी को हम पढ़ते हैं। डायनामिक नेचर सब्जेक्ट का वो फॉर्म होता है जो बदलता रहता है। फॉर एन एग्जांपल देखिए, अगर मैं बोलूं कि 15वीं शताब्दी में मालवा पर किन किन सल्तनतों का शासन रहा, और आप कहते हैं कि वहां खिलजियों ने शासन किया, फिर गुजरात की सल्तनतों ने शासन किया, तो आप ने ये चीज बोली सही है। अब वो बदलेगी तो नहीं, आज से 500 साल बाद भी लगभग खिलजी और गुजरात के शासक ही रहेंगे ना। लेकिन जब मैं बात करता हूं डायनामिक नेचर, तो मैं आपसे कहता हूं कि आज मध्य प्रदेश के राज्यपाल जो है वो मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं, कल को कोई और हो सकते हैं। डायनामिक नेचर है, बदल जाएगा। तो ये करंट अफेयर का सेक्शन बनता है जहां जहां वो चीज बदल जाती है।
हाँ, ये भी हो सकता है, मान के चले अभी हालिया तौर पर एकदम से आपके सामने कोई नोटिफिकेशन आ गया कि मांडू जो है उसको यूनेस्को अपनी वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में, परमानेंट लिस्ट में इंक्लूड कर रहा है, स्थायी सूची में सम्मिलित कर रहा है। जैसे ही करेगा ना, मांडू आपका करंट अफेयर का सेक्शन बन जाएगा। अब ये हिस्ट्री स्टैटिक का पोर्शन डायनामिक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको ये रिलेट करना पड़ेगा, यही स्टडी द पार्ट ऑफ द प्लान ऑफ स्टडी होता है, आपको ये रिलेट करना पड़ेगा। तो कुछ एक स्ट्रेटजीज हैं जिन स्ट्रेटजीज को फॉलो करके आप इस प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। एंड नो डाउट एट द लास्ट मैं आपको एक बार जरूर बोलना चाहता हूं, इफ यू आर प्रिपेयरिंग ऑन योरसेल्फ यू कैन गेट द गाइडेंस फ्रॉम द इंस्टीट्यूट एज वेल। आप इंस्टीट्यूट से आप ये संकोच ना करें कि हम इंस्टीट्यूट नहीं आए, हमने एडमिशन नहीं लिया तो इंस्टीट्यूट इज नॉट गोइंग टू सपोर्ट अस। वी आर ऑलवेज रेडी टू सपोर्ट यू। उतना ज्यादा जितना हमसे हो सकेगा हम आपका पूरा पूरा सपोर्ट करेंगे, बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, राइट। और एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, टेक्निकल कोर्स की जानकारी के बारे में भी आपको जल्दी से जल्दी एक वीडियो मिल जाएगा। टेक्निकल कोर्स के रिलेशन में आपको पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन उसमें दिया जाएगा। एंड टेक्निकल का पार्ट भी 5 अप्रैल 2022 यानी 5 अप्रैल 2022 से ही शुरू होने जा रहा है। तो आप टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों के लिए बहुत अच्छी प्रिपरेशन कीजिए। और इस बार इस एग्जाम में हमें सिलेक्ट होना ही है, बस ये सोच लीजिए और अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। टेंटेटिव डेट अभी 22 मई डाली हुई है। अगर इस तारीख को एग्जाम हो भी गया तो आई एश्योर यू, मैं आपको ये एश्योर करता हूं, आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा, टेस्ट सीरीज के प्रिपरेशन पूरे हो जाएंगे। बस हम आपसे थोड़ा सा हार्ड वर्क मांगेंगे जो आप दे दीजिए, बिल्कुल सुभाष चंद्र बोस वाला, तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इतना भरोसा कर सकते हैं तो बिल्कुल आप आगे बढ़े, हम हमेशा आपके साथ हैं। और ये भी हो सकता है कि ये पूरा का पूरा जो पार्ट है, जो आपकी टेंटेटिव डेट है वो आगे बढ़े, क्योंकि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की डेट आगे बढ़ी है तो ये भी डेट आगे बढ़ सकती है। प्लस जो टेस्ट सीरीज है वो 10 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। आपकी जो टेस्ट सीरीज है वो 10 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। मैं यहां लिख रहा हूं, दिस विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 10 अप्रैल, राइट। ये आप नोट डाउन कर लीजिए। जो लोग टेस्ट सीरीज के बारे में इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं, इस वीडियो के नीचे लिंक में ही आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सारी लिंक मिल जाएगी, उस लिंक में आपको सारी जानकारियां मिल जाएंगी और आप इंस्टीट्यूट में कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शंस में और वीडियो के नीचे भी आपको इंस्टीट्यूशन के बारे में सारी कांटेक्ट इंफॉर्मेशंस दी जा रही है, राइट बेटा। तो आप अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए और सभी लोग इस बार ये एम बना लीजिए कि हमें एग्जाम निकालना है, क्योंकि इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी और कोई नहीं हो सकती आपके लिए। चलिए, इसी के साथ आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू वेरी मच।